हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। सो आज बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अ बिल्डर इन रियल एस्टेट। स्पेसिफिकली अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टेड रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, कुछ अपार्टमेंट्स और खासतौर पे हाई राइज अपार्टमेंट्स, सो व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर अ रेप्यूटेड बिल्डर। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट्स आपने सुने भी हों, बट अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे तो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक पॉइंट है जो ह्यूमन साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है वो आप जानेंगे एकदम लास्ट तक अगर ये वीडियो देखेंगे। तो देखिए, कंस्ट्रक्टेड रियल एस्टेट का मतलब है कि कुछ बना हुआ हो, कुछ घर हो, अपार्टमेंट्स हो, बिल्डिंग हो, उसमें स्पेसिफिकली जो हाई राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक पहला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कई बार जब हम कोई अपने लिए अपार्टमेंट देखने निकलते हैं, हो सकता है कि हम सेम सिटी में सेम लोकेशन में दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करें जो कि हो सकता है आसपास ही हो, सेम सेक्टर में हो और ज्यादा उनकी लोकेशन में कोई फर्क ना हो, दोनों ही ठीक लोकेशन हो। और एक ऐसे बिल्डर का हो जो लोकल बिल्डर है, हो सकता है उसका नया प्रोजेक्ट कोई लॉन्च हो रहा हो, फर्स्ट प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो रहा हो, और उसके पास ही एक दूसरे बिल्डर का प्रोजेक्ट होगा जो हो सकता है एक रेप्यूटेड बिल्डर हो, नेशनल लेवल का बिल्डर हो, या हो सकता है उस एरिया स्पेसिफिक का बिल्डर हो बट उसकी एक पूरी लेगेसी हो और काफी रेप्यूटेड हो सकता है स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हो, नहीं भी लिस्टेड हो सकता है, बट उसने पास्ट में काफी अच्छे इंस्ट्रक्शन किए हैं, उसका काफी अच्छा नाम है। वहीं जो दूसरा नया बिल्डर है उसका थोड़ा सा नोन फैक्टर है, उसके बारे में कोई जानता नहीं है, बट उसने काफी अच्छे ब्रोशर्स छापे हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज एम्यूनिटीज वो अपने प्रोजेक्ट में प्रॉमिस कर रहे हैं। तो होते क्या है, ये नए बिल्डर का जो प्रोजेक्ट होगा वो कंपेरेटिवली सस्ता होगा, काफी 10-20-30% का भी फर्क हो सकता है सिमिलर एरिया के फ्लैट में या पर स्क्वायर फीट रेट में। और जो रेप्यूटेड बिल्डर का महंगा होगा तो कई बार लोगों को ये लगता है कि यार ये सस्ता वाला खरीद लेते हैं, जब ये बन जाएंगे दोनों, या अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन में हो या बन रहे हो, अगर ये बन जाएंगे दोनों तो हो सकता है कि सिमिलर रेट पर आ जाए, क्योंकि एम्यूनिटीज तो सारी सिमिलर हैं, लोकेशन भी सेम है। और खासतौर पे लोगों ने सोचा है रियल एस्टेट में कि लोकेशन इज द नंबर 1 फैक्टर, तो लोगों को लगता है अगर दोनों ही सिमिलर लोकेशन में दोनों बन जाए तो सस्ता वाला खरीद लेते हैं, कुछ टाइम बाद दोनों का सेम रेट हो जाएगा और सस्ते वाले में अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, या सस्ता वाला हम आसानी से ले लेते हैं, अगर आप एंड यूज के लिए भी ले रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे पैसे बच जाएंगे। बट देखिए, ये सोच जो है थोड़ी सी उतनी सही नहीं है, क्योंकि खासतौर पे कंस्ट्रक्टेड रियल एस्टेट में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली एक अच्छा बिल्डर होगा उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेटर होगी। और अगर आप कोई इस टाइप का अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो आप उस बिल्डर की जो हिस्ट्री है, लेगेसी है, उसको जरूर चेक करिए कि पास्ट में जो उसने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं उसमें कैसा कंस्ट्रक्शन रहा है, उसका मेंटेनेंस कैसा हो रहा है, क्या उसमें कोई मेजर इश्यूज आ रहे हैं। जो लोग वहां पे रह रहे हैं कुछ सालों से उनसे आप पता कर सकते हैं, या आप उस प्रोजेक्ट पे जाके एज ए टेनेंट भी रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए कि कैसी उसकी पास्ट में क्वालिटी रही है। क्योंकि जो नया बिल्डर आ रहा है उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकती है कंपेयर टू ओल्ड जो बिल्डर है। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इन हाई राइज अपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ साल बाद, 4-5-7 साल बाद कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक बड़ा डिफरेंशिएटर निकल के आती है। जो लोगों की जो लिविंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज पे। सीपेज कैसे हैं, बिल्डिंग देखने में कैसी लग रही है, अगर बहुत पुरानी लगने लगे, उसमें से प्लास्टर झड़ने लगे तो बहुत जल्दी उस प्रॉपर्टी की जो है वैल्यू भी घट जाती है और वहां रहने वाले लोगों को उसमें मजा भी नहीं आता है। तो पहला पॉइंट था कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। बट देखिए, जो दूसरा पॉइंट है वो है मेंटेनेंस एंड अपकीप। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो हो सकता है कि जो नया बिल्डर आ रहा हो उसकी लेगेसी नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, बट ही कैन गिव यू अ सिमिलर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। पॉसिबल ये भी है कि अगर वो एक लोकल बिल्डर है तो वो ऑलमोस्ट सेम लेवल की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दे दे जैसा कि एक दूसरा रेप्यूटेड बिल्डर दे रहा है। तो हो सकता है अगर सेम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दे रहा हो तब भी आपको क्यों प्रीमियम देना है, क्योंकि देखिए हाई राइज अपार्टमेंट में लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर इनिशियल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सेम भी है तब भी उस बिल्डिंग का अपकीप कैसे हो रहा है, मेंटेनेंस कैसे हो रहा है, क्या टाइम पे रिपेयर्स हो रही है, अगर पेंट की रिक्वायरमेंट पूरे स्ट्रक्चर क्या पेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, और मेंटेनेंस आखिर कर कौन रहा है। क्योंकि देखिए जनरली रेप्यूटेड बिल्डर्स अपनी मेंटेनेंस की काफी ख्याल रखते हैं और कई बार बिल्डर खुद ही मेंटेन करते हैं। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे बिल्डर के साथ जाएं यहाँ पे मेंटेनेंस बिल्डर के हाथ में हो और वो RWA को पूरी मेंटेनेंस ट्रांसफर ना हो बाद में। क्योंकि जनरली एक अच्छा बिल्डर मेंटेन इसलिए भी अपनी प्रॉपर्टी करता है क्योंकि उसके एक प्रोजेक्ट के बाद और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं। अगर वो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगा उसी सिटी में या आसपास के एरिया में, तो अगर जो उसने पुराना प्रोजेक्ट लॉन्च किया होगा उसकी अच्छे से मेंटेनेंस हो रही होगी, वो बिल्डिंग देखने में अच्छी लग रही होगी, वहां लोग रहने वाले खुश होंगे, तभी वो अपना नया प्रोजेक्ट और अच्छे रेट पे लॉन्च कर पाएगा, उससे और ज्यादा रेट बढ़ा पाएगा फ्यूचर में और वो प्रीमियम कमांड कर पाएगा। तो एक रेप्यूटेड बिल्डर का देखिए लॉन्ग टर्म स्किन इन द गेम होता है। जो नया बिल्डर आया हो सकता है वो पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट की उसकी इतनी लॉन्ग टर्म सोच ना हो
और वो कुछ कॉर्नर्स कट करे और खासतौर पे मेंटेनेंस के ऊपर उतना ध्यान न दे, उसका फोकस ये हो इस प्रोजेक्ट से जितने पैसे बन जाए उतना कमा लूं मैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या होगा मुझे भी नहीं पता, या 7 साल बाद रियल एस्टेट की साइकिल क्या होगी नए बिल्डर को भी नहीं पता, तो उसका ज्यादा फोकस रहता है प्रॉफिट कमाने पे। जो रेप्यूटेड बिल्डर है वो भी प्रॉफिट कमाएगा, ऐसा नहीं है, बट उसका लॉन्ग टर्म विजन होता है कि वो लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट कमाता रहे, कि आज जो वो प्रॉफिट कमा रहा है उससे वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में और ज्यादा प्रॉफिट कमाए। उसके लिए उस प्रोजेक्ट की इसको मेंटेनेंस और अपकीप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें लोगों को ऐसा लगता है कि जो बड़े बिल्डर्स हैं सारा प्रॉफिट कमा लेते हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना उनका काम है, कोई भी कंपनी चल रही है तो वो प्रॉफिट तो कमाएगी, बट प्रॉफिट कमाने के साथ साथ मेंटेनेंस करना भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नए प्रोजेक्ट की जो प्रीमियम कमांड तभी कर पाएंगे अगर उनके पुराने प्रोजेक्ट्स अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और यहाँ पे हाई मेंटेनेंस जनरली अगर होती है किसी रेप्यूटेड बिल्डर की तो उससे भी आपको झिझकना नहीं चाहिए। बेटर मेंटेनेंस हमेशा आपकी प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन करेगी। और हाई राइज अपार्टमेंट्स में देखिए मेंटेनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं, और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से लोगों को लगता है कि यार इतना ज्यादा मेंटेनेंस देने का क्या फायदा, बट यकीन मानिए आपके जो प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन होगा अच्छा मेंटेनेंस है, दैट विल बी मच मोर कंपेयर टू जो आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कई सालों में देंगे, उससे भी बहुत ज्यादा वो आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करेगी। तो देखिए नेक्स्ट फैक्टर है, अगर आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में स्पेशली जा रहे हैं, अगर आप किसी न्यू लॉन्च पे खरीद रहे हैं या किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे खरीद रहे हैं जो बिल्डिंग अभी भी बनी रही है या बनना जस्ट स्टार्ट हुई है, उसमें देखिए जब भी आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन या न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें एक इनहेरेंट रिस्क रहता है कि वो प्रॉपर्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, टाइमली बनेगी कि नहीं बनेगी, ये जितने कस्में वादे किए गए हैं उसके ब्राउशर में जो लिखा है कि इतना बड़ा क्लब हाउस होगा, इतनी सारी फैसिलिटीज होंगी, क्या उस तरीके की बन के निकल के आएगी कि नहीं आएगी, ये जो फसाड आपको दिखाया गया है कि बिल्डिंग का फसाड उस तरीके का बनेगा नहीं बनेगा, ये सारे क्वेश्चन मार्क रहते हैं और ये एक रिस्क रहता है हमेशा। तो एक नए बिल्डर की जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो इस रिस्क को कई टाइम्स और बढ़ा देता है, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट एक बहुत ही हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है और एक प्रोजेक्ट को बनने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है, 4, 5, 6, 7 साल तक लगते हैं। रेगुलेटरी क्लियरेंसेस, आजकल एनजीटी की वजह से बैन लग जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो जो एक थोड़ा बहुत रिस्क है उसको हम और ज्यादा बढ़ा देते हैं जब एक नए बिल्डर के साथ हम जाते हैं, क्योंकि देखिए जब रियल एस्टेट की अप साइकिल चल रही होती है तब तो प्रोजेक्ट लॉन्च करना बहुत आसान है, उनको बेचना भी आसान है, और नए बिल्डर्स को लगता है कि हम लॉन्च करके आसानी से बना लेंगे क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है। क्योंकि देखिए रियल एस्टेट अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि वो चीज बनी नहीं है पूरी तरीके से और बिल्डर आपसे पैसे मांग रहा है शुरू में, और एक रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसमें कि बनने से पहले ही कस्टमर से पैसे ले लिए जाते हैं, या इवन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन का सीएलपी प्लान भी लिया जाए तो बनते बनते ही पैसे ले लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी चीज बनने के बाद आपसे पैसे लिए जाए, क्योंकि अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं या कोई भी चीज खरीद रहे हैं भले ही बहुत महंगी हो, वो पूरी बन के आपको डिलीवर होगी तभी आप उसके पैसे देंगे। ऐसा नहीं है कि आधी गाड़ी बन गई तो उसके आधे पैसे दे दो, फिर जब पूरी बन के आपको मिल जाएगी तब आप पूरे दे दो। बट रियल एस्टेट ही ऐसी चीज है जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन के वर्क भी कस्टमर से पैसे लिए जाते हैं, और अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसे लेना देखिए अपने आप में एक रिस्की है। और जब अच्छी साइकिल चल रही होती है जैसे मैंने बोला तब तो बहुत सारे बिल्डर आ जाते हैं जो आपको दे देंगे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, और बिकने से जो उनके पास पैसे आते हैं उससे वो बनाते रहते हैं। बट अगर रियल एस्टेट की साइकिल डाउन टर्न में चली गई, किसी वजह से उसके कैश फ्लोज के इश्यूज हो गए, तो वो प्रोजेक्ट बनना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो बेचना चाहता है देखिए 100 और उसके बिके ही 20, तो वो कंस्ट्रक्शन पूरी कर ही नहीं पाएगा, और उसके 20 के ज्यादा बिक ही नहीं पा रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्शन ही नहीं बनाएगा, प्रोजेक्ट स्टक रहेगा। और अगर डाउन टर्न में चली गई साइकिल और 3-4 साल तक बिका ही नहीं प्रोजेक्ट, तो वो 3-4 साल तक 20 से ज्यादा % से ज्यादा फ्लैट्स ही नहीं बिके तो कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी, और एक बार किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन रुक जाए उसकी रेपुटेशन और खराब हो जाती है, फिर और प्रोजेक्ट्स फ्लैट्स बिकते नहीं है और फिर और कंस्ट्रक्शन स्टक हो जाता है, तो ये विशियस साइकिल में फंस जाता है। बट अगर एक अच्छा बिल्डर होगा रेपुटेड जिसके पास अपना कैश फ्लो है, होल्डिंग पावर है, अगर उसके शुरू में देखिए साइकिल टर्न भी हो गई, उसके कम फ्लैट्स बिके, तब भी वो कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रख सकता है अपने पैसों से, और वो जो है स्टक होने से प्रॉपर्टी को रोक सकता है, और वो होल्ड कर सकता है प्रॉपर्टी को लंबे टाइम तक। अगर उसके पूरी प्रॉपर्टी पोजीशन के आने तक भी अगर 50% में बिकी हो तब भी वो पूरी प्रॉपर्टी बनाने के बाद जाके फ्लैट्स बेच सकता है। बट अगर किसी बिल्डर के पास पैसे ही नहीं है और वो कस्टमर के पैसों से ही बनाने वाला है पूरी प्रॉपर्टी, और अगर बिकनी प्रॉपर्टी की फ्लैट्स कम हो गए और बिक नहीं पाए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन सारे फ्लैट्स, तो वो बना नहीं पाएगा, प्रोजेक्ट्स को फिनिश ही नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट रुक गया तो आपके जितने पैसे लगे हुए सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। आपको अगर रहने के लिए घर चाहिए वो नहीं मिलेगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी पूरी की पूरी कैपिटल ही फंस जाएगी, इनफैक्ट जीरो हो जाएगी, कोई रिटर्न की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, आपका बेस जो कैपिटल है वही खत्म हो जाएगा।
तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिल्डर को ढंग से चूज कर पाना, क्योंकि अगर उसके पास अपने पैसे एक अच्छा रेपुटेड बिल्डर है, वो चाहेगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी स्टक भी ना हो, क्योंकि एक बार अगर प्रॉपर्टी स्टक हो गई, बन नहीं पाई, तो उसकी पूरी रेपुटेशन भी खराब होगी। भले ही हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए 1 2 3 4 साल का, बट अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट लॉन्च करके जरूर देगा, क्योंकि उसके आगे आने वाले प्रोजेक्ट पे ही पूरा क्वेश्चन मार्क ले जाएगा उसने अगर प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया। अगर वो एक बड़े ग्रुप की कंपनी है तो वो कहीं और से पैसे ले लेगी, उधार ले लेगी, दूसरी कंपनी से ले लेगी, आसानी से लोन ले पाएगी मार्केट से, बट उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट जरूर करेगी। जबकि अगर एक नया बिल्डर आया है जो इस भरोसे पर आ गया है कि कस्टमर से जो मुझे पैसा मिलेगा उसी से ही मैं ये बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, और अगर उस लेवल के उसके फ्लैट्स नहीं बिक पाए जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए जरूरी हैं, 20% फ्लैट में देखिए पूरा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है, मिनिमम 1% बिकने चाहिए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज, तभी उस प्रोजेक्ट को बना पाएगा अगर उसको पैसे वहीं से निकालने। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, आपको बहुत समझ के बिल्डर को चूज करना है जिसकी बैलेंस शीट में दम हो, कैश फ्लो उसके पास हो, होल्डिंग उसके पास पावर हो कि वो उस प्रोजेक्ट को होल्ड कर पाए। अगर नहीं बिक रहे हैं तब भी रेट भी बहुत डाउन हो जाता है। अगर बिक नहीं रही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, नया बिल्डर बहुत तेजी से रेट डाउन करके बेचने की कोशिश करेगा कि कम से कम प्रोजेक्ट बनाना तो शुरू करे, बट एक जो रेप्यूटेड बिल्डर है वो एक लेवल से नीचे घटाएगा नहीं कि वो 1 2 साल तक होल्ड भी कर सकता है जब तक प्रॉपर्टी रियल स्टेट फिर से अपटर्न में आए, तब वो हाई रेट पे ही बेचेगा। और अगर वो रेट इतने डाउन चलेगा कि उसके लिए प्रॉफिट ही ज्यादा नहीं हो रहा, तो एक नया बिल्डर उस प्रोजेक्ट को बंद ही कर देगा कि यार छोड़ो, दुकान बंद करो, कुछ और काम करते हैं। बट एक रेप्यूटेड लेगेसी वाला बिल्डर है तो उसको तो ये दुकान अपनी लॉन्ग टर्म चलानी है। वो प्रोजेक्ट हो सकता है उसकी पूरी कंपनी का सिर्फ 1% ही हो, तो वो उस प्रोजेक्ट में अगर उसको नुकसान भी हो रहा होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट भी बन रहा होगा तो उसको बनाएगा जरूर, क्योंकि उसके आगे आने वाली पूरी कंपनी की रेपुटेशन उस पर डिपेंड करती है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड होता है एक नए बिल्डर के साथ वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। इसको आप देखिए शेयर मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं कि एक छोटी कंपनी एक नई कंपनी में पैसा लगाना और एक अच्छी रेपुटेड कंपनी में पैसा लगाना। ऑल्दो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंट है शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में आप एक छोटी ग्रोइंग कंपनी में रिस्क लेके थोड़ा पैसा एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप अपने टोटल कैपिटल का 2 4 5% तक लगा रहे हैं तो आप रिस्क लेके एक छोटी कंपनी में लगा सकते हैं। अगर वो सस्ती मिल रही है, अगर वो कंपनी सही कर गई तो अच्छा रिटर्न देगी। यहीं पे अगर आप एक नए बिल्डर के सस्ते प्रोजेक्ट में, कई बार लोग इस तरह से लगाते हैं कि अगर बन गया तो अच्छा रिटर्न दे देगा। देखिए ये खेल आप खेल सकते हैं, बट ये बहुत ही रिस्की गेम है। और ये शेयर मार्केट में इसलिए खेला जा सकता है कि आप अगर कैपिटल अपने पोर्टफोलियो का 3 4% लगा रहे हैं, कंपनी बैंकअप भी होगी तो आपको 3 4% नुकसान हो जाएगा। बट रियल स्टेट में अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, एज अ अपर मिडिल क्लास भी अगर किसी रियल स्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपका कैपिटल का एक बड़ा पोर्शन होगा जो वहां पे इन्वेस्ट होगा। हो सकता है आपकी नेटवर्थ का 20%, 25%, 30% इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर आप लेवरेजिंग का यूज करना चाह रहे हैं रियल स्टेट में, तो हो सकता है कि आप उल्टा लोन लेके जितना आपके पास पैसा है उससे ज्यादा उसमें लगा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे आप बेट कर रहे हैं कि वो बनेगा। तो यहाँ पर ये रियल एस्टेट का गेम स्टॉक मार्केट से अलग हो जाता है क्योंकि पैसे इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं इसमें। तो ये रिस्क लेना आपके लिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। अगर आप 20, 25, 30% अपनी नेटवर्थ का किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि आप किसी नए प्रोजेक्ट में लगा दें, नए बिल्डर में लगा दें सॉरी, जो कि बन ही ना पाए और आपकी पूरी की पूरी कैपिटल स्टक हो जाए और आपकी लाइफ की जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है वही सारी खराब हो जाए। तो ये रिस्क आप नहीं ले सकते। जबकि आप अगर आप नेटवर्थ का 2 4% लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में किसी नई कंपनी में, आप ये रिस्क ले सकते हैं। अब आप हो सकता है आप 100-200 करोड़ नेटवर्थ के आदमी हो, तो आप किसी नए प्रोजेक्ट पे, किसी नए बिल्डर पे बैट लेके उस पर लगा सकते हैं। ये पॉसिबल हो सकता है। बट आई एम श्योर कि जो मेरे वीडियोज हैं अभी तक इतने नेटवर्थ के लोगों ने देखने शुरू नहीं किए हैं, तो आपके लिए ये खेल काफी रिस्की हो सकता है। अब देखिए जो लास्ट पॉइंट मैंने शुरुआत में बोला था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि खासतौर पे इन हाई राइज अपार्टमेंट में जो गेटेड कम्युनिटीज होती हैं, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अंदर ही होती हैं और लोग जनरली स्विमिंग पूल, शॉपिंग, क्लब हाउस, इन सब फैसिलिटीज के साथ घर लेना चाहते हैं ताकि उनको गेटेड कम्युनिटीज से बाहर ना निकलना पड़े। ये कम्युनिटीज जो फेमस हैं जनरली बड़े शहरों में हैं, जो मेट्रो सिटीज हैं हमारी, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर, पुणे, कैलकाटा, इस टाइप की सिटीज हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और खासतौर पे जो लोग आउटसाइड दैट सिटी आते हैं, आउटसाइड दैट स्टेट आते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा इन गेटेड कम्युनिटीज को प्रेफर करते हैं। क्योंकि देखिए उनकी कोई लोकल जान पहचान नहीं होती और एक बाहर से जब भी आदमी आता है उसके अंदर एक इनहेरेंट रिस्क रहता है। अगर वो खासतौर पर प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो और ज्यादा रिस्क रहता है कि यार मुझे यहाँ पे कोई लोकल कम्युनिटी में जानता नहीं है, मेरी कोई ऐसी कोई पॉलिटिकल जान पहचान भी नहीं है, कोई इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी नहीं जानता। तो वो एक ऐसी गेटेड कम्युनिटी में लेना चाहता है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अंदर अवेलेबल हो, कोई रिस्क अंदर ना आए और वो बाहर की दुनिया से बचा रहे। इसीलिए देखिए गेटेड कम्युनिटीज इंडिया में खासतौर पे और ज्यादा इसलिए भी चलती हैं क्योंकि वो अपना एक अंदर ही ओएसएस बनाने की कोशिश करते हैं कि बाहर की परेशानियों से मैं बच जाऊं। लाइट जा रही है, इसका मैं जनरेटर लगा लूं,
आजकल तो हवा भी खराब होगी तो उसके लिए घर के अंदर एयर प्यूरिफायर लगाए जा सकते हैं। अंदर ही मैं गार्डन बना लूँ, रोड अंदर अच्छे अच्छे बना लूँ, पार्किंग बना लूँ, क्योंकि इंडिया में एनीवेज बाहर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। तो ये भी एक प्रीमियम फैक्टर है इन गेटेड कम्युनिटीज के लिए। और खासतौर पे लोग जो शहर से, उस स्टेट से बाहर के आ रहे हैं, वही सबसे ज्यादा इन गेटेड कम्युनिटीज को प्रेफर करते हैं, इन बड़े बिल्डर्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाहर बहुत सारी अननोन चीजें हैं, बट एटलीस्ट इस बाउंड्री वॉल के अंदर, इस गेट के अंदर तो मैं अपनी एक दुनिया बसा सकता हूँ या अपनी एक सोसाइटी बसा सकता हूँ जहां मेरे अंदर रिस्क कम है। कोई आके मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करेगा, कोई मुझे आके ऐसे परेशान नहीं करेगा, पार्किंग की झिकझिक नहीं होगी, किसी से मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और किसी से मुझे ज्यादा मतलब रखने की जरूरत भी नहीं है। और मुझे घर में कुछ रिपेयर कराना है, कुछ कराना है, मैं मेंटेनेंस में कॉल करके उसको बुला सकता हूँ। तो यही रीजन है इस गेटेड कम्युनिटीज का फेमस होने का बड़े शहरों में। और ये उन्हीं बड़े शहरों में फेमस है जहां पे बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। क्योंकि देखिए लोकल छोटे शहरों में गेटेड कम्युनिटीज उतनी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि लोकल छोटे शहरों में वहां के लोकल लोगों का अपना ही इकोसिस्टम होता है, उनको गेटेड कम्युनिटीज की जरूरत नहीं है। तो ये गेटेड कम्युनिटीज बड़े शहरों में ही ज्यादा है, और ऐसे ही लोगों से ज्यादा भरी हुई है जो बाहर के शहर से, बाहर के स्टेट से आए, और वो आए इसीलिए कि उन्हें एक गेटेड कम्युनिटी में सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में रहना है। तो इन लोगों के लिए खासतौर पे एक अच्छा बिल्डर होना और अच्छी मेंटेनेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाहर से, स्टेट से बाहर आए हुए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो रेप्यूटेड बिल्डर का ले लें, जहाँ पे उनको टेंशन कम हो, ज्यादा उनको लोकल रिसर्च ना करनी पड़ेगी, इस बिल्डर को कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है, कल को ये क्या करेगा, मेरे पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगा। और इवन अगर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज होगी, उसमें भी वो लोग ऐसे ही बिल्डर को प्रेफर करते हैं जिसका नाम सुना हुआ होगा, मेंटेनेंस ठीक चल रही है। तो इस वजह से क्या है, इन प्रॉपर्टीज का जो प्रीमियम है वो हमेशा बना रहेगा। लॉन्च के वक्त प्रीमियम होगा, इवन पोजेशन के बाद भी प्रीमियम रहेगा। और ये एक कंपेयर टू लोकल बिल्डर या फिर लेस रेप्यूटेड बिल्डर जिसकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं है, या फिर जिसका नाम उतना अच्छा नहीं है, या नाम फेमस भी नहीं है, हो सकता है वो छोटे लेवल पर अपना काम ठीक कर रहा हो, बट एक प्रीमियम हमेशा ही डिमांड करेंगी, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग ही ज्यादा ऐसे घर लेते हैं, और शहर में बाहर से आने वाले लोग ऐसे ही बिल्डर के घरों को प्रेफर करते हैं। और सारा ये गेटेड कम्युनिटी का खेल बाहर से आने वाले लोग ही चला रहे हैं। तो अगर ये बाहर से आने वाले लोग ही इसको खरीदेंगे, इसको किराए पर रखेंगे, तो वो हमेशा प्रेफर करेंगे एक रेप्यूटेड बिल्डर का लेना। और जो प्रीमियम आपको दिख रहा है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं है कि लॉन्च पे ही प्रीमियम होगा और पोजीशन के बाद दोनों प्रॉपर्टी का रेट सेम हो जाएगा, नहीं। लॉन्च पोजीशन के बाद भी एक प्रीमियम रहेगा जो प्रॉपर्टी बेटर मेंटेन्ड है और जो प्रॉपर्टी एक रेप्यूटेड बिल्डर की है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि कोई लोकल बिल्डर धीरे धीरे अच्छा करने लगे, वो बड़ा बन जाए, तो कल को उसकी प्रॉपर्टी भी अप्रीशिएट हो जाए, वो अपने आप में एक हो सकता है पॉइंट। बट जो ऑलरेडी रेप्यूटेड है वो जनरली बाहर से आए वो लोग प्रेफर करते हैं। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि जब बाहर से आप आते हैं किसी शहर में या किसी नई जगह में, अपना बेस शहर छोड़ के आते हैं, तो आप सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, एक सुने हुए नाम में ही हमेशा इन्वेस्ट करेंगे। देखिए इसको अगर हम और आगे ले जाएं तो जब एनआरआईज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कोई यूएस में बैठा हुआ हो सकता है कि होम टाउन उसका बठिंडा हो, बट यूएस में वो अच्छा काम कर रहा है, वो इन्वेस्ट करेगा गुड़गांव में, तो वो जनरली डीएलएफ की प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करेगा एनआरआई की। उसको पता है कि मुझे टेंशन नहीं लेना है, डीएलएफ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, खरीद कर रख लो, कल को बेचना होगा आराम से बिक जाएगी, कोई ज्यादा लफड़े नहीं है, बिल्डर छोड़ के नहीं भागेगा। इसलिए डीएलएफ इज द मोस्ट प्रेफर्ड बिल्डर फॉर एनआरआईज। इसलिए अगर आप एनआरआईज नहीं भी हैं, इंडिया में ही रह के कर रहे हैं, तो आप डीएलएफ की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बड़ी हो सकता है ना खरीद सकें, बट जो भी रेप्यूटेड बिल्डर जिस लेवल के आप खरीद सकते हैं, जनरली उसी को प्रेफर करना चाहिए। तो ये लास्ट का पॉइंट ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कई बार लोगों को पता नहीं होता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो ये आज का वीडियो था आपको बिल्डर्स के बारे में बताने के लिए, और क्यों एक हाई राइज अपार्टमेंट्स फ्लैट्स में आपको रेप्यूटेड बिल्डर से लेना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा लग सकता है कि बड़े बड़े बिल्डर्स बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं और आपको लूट रहे हैं, बट वो जो लूट रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ देते हैं फैसिलिटी, या मन को सुकून ऐसा देते हैं जिसके वो पैसा ले रहे हैं, तो वो उसको आप लूटना भी कह सकते हैं, बट उस लूटने के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वो आपको दे ही रहे हैं। क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा पैसे कोई तब तक नहीं देता तो उसको रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है। तो यही चीजें रिटर्न में मिल रही होती हैं लोगों को, जिसको एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार रहते हैं, और जनरली हमेशा तैयार रहेंगे लॉन्ग टर्म में भी। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नए पॉइंट्स आपको पता चले होंगे। इस टाइप के और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी कुछ पर्सनल क्यूरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरी डिटेल्स, मेरा जो फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर वो दिया हुआ है, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं आपकी क्यूरीज का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।